नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का हमारी विज्ञान की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक आओ समझे विज्ञान के 20वें पाठ, जिसका नाम है वायु, उसको लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। बच्चों, इस पाठ को हम 3 भागों में पूरा करेंगे। तो आज के भाग में हम क्या क्या सीखेंगे? बच्चों, ये बताने से पहले हम आपको ले चलते हैं अंतरिक्ष की सैर पर। तो आप सब तैयार हैं मेरे साथ अंतरिक्ष की सैर करने के लिए? बच्चों, ये है हमारे सौरमंडल का एक काल्पनिक चित्र। बच्चों, आप तो जानते ही हैं कि हमारे सौरमंडल में हमारी पृथ्वी के अलावा अन्य और भी बहुत से ग्रह और उपग्रह हैं। पर क्या आपके मन में कभी ये विचार आया है कि हमारी पृथ्वी पर ऐसा क्या है कि यहीं पर जीवन है, अन्य किसी ग्रह पर नहीं है? चाहे वो मंगल हो, बुध हो, बृहस्पति हो या अन्य कोई भी ग्रह उपग्रह हो, यहाँ पर किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु या मानव का जीवन नहीं है। हमारी ही पृथ्वी पर क्यों है? विचार कीजिए बच्चों। जी हाँ, आपने सही जाना, क्योंकि हमारी पृथ्वी एक ऐसा अनोखा ग्रह है जहाँ पर वायु और जल दोनों ही पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। वायु और जल दोनों ही जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अब वायु और जल की अगर हम तुलना करें बच्चों, तो जल के बिना हम कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, परंतु वायु के बिना तो कुछ ही क्षणों में हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो वायु बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। बच्चों, यही कारण है कि पृथ्वी पर पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव सभी का जीवन संभव है। तो इस प्राणदायक वायु के बारे में आज की कक्षा में हम जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि वायु की उपस्थिति हमें कैसे मालूम होती है, क्योंकि वायु तो आपने कभी भी देखी नहीं होगी, है ना बच्चों? लेकिन वायु की उपस्थिति आप सभी ने कभी न कभी किसी न किसी रूप में अवश्य महसूस की है। कैसे हम महसूस करते हैं वायु की उपस्थिति को? आइए जानते हैं। जब पेड़ों के पत्ते हिलते हैं तब हमें मालूम चलता है कि वायु वहां पर है। जैसा आप चित्र में भी देख रहे हैं, जब भी पेड़ हिलते हैं तो हमें वायु की उपस्थिति का एहसास होता है। आपकी पतंग हवा में कैसे उड़ती है? जी हाँ, वायु के कारण ही। जब वायु अच्छी होती, वायु चलती है, तो हमारी जो पतंग होती है वो आकाश में ऊंची जाती है। घरों में जब पंखे चलते हैं तो बहुत सी चीजें घर की हिलने लगती है, जैसे वहां पे खुली हुई किताब हो, कपड़े हो या कोई भी हल्की वस्तु है। चाहे आप कागज के टुकड़ों को लेकर के पंखे के सामने लेके जाइए तो क्या होता है बच्चों? कागज के टुकड़े उड़ने लगते हैं। तो हमें क्या मालूम होता है कि वहां पर वायु उपस्थित है। आपकी फिरकी जो होती है, ये रंग बिरंगी फिरकियां भी कैसे चलती हैं? वायु के ही कारण। तो ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो दिन भर में आप देखते होंगे और आपको ज्ञात होता होगा कि वायु उपस्थित है। चाहे वो डोरी पे टंगे हुए कपड़े हों या कोई भी हल्की फुल्की वस्तुओं का हिलना हो, इन सभी से हमें ज्ञात होता है कि वायु की उपस्थिति हमारे चारों ओर है। बच्चों, ये तो हमने जान लिया कि वायु हमारे चारों ओर उपस्थित है। वायु का जो रंग होता है वो पारदर्शी होता है। वायु के आर पार हम आसानी से देख सकते हैं, यानी कि वायु जो होती है वो रंगहीन होती है, गंधहीन होती है और स्वादहीन होती है। कुछ और प्रश्नों से के आधार पे हम वायु के स्वभाव को और अच्छे से जानते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर स्क्रीन पे आपको कुछ वाक्य दिखाई दे रहे हैं। इन वाक्यों के आधार पे हम वायु के स्वभाव को और अच्छे से समझते हैं और देखते हैं कि क्या यहाँ पे दिए गए तथ्यों से आप सहमत हैं या नहीं। सबसे पहला है, वायु स्थान घेरती है। बच्चों, क्या ये सत्य है? बिल्कुल सही, वायु स्थान घेरती है, यानी ये बिल्कुल सही है। इसे आप एक उदाहरण से भी देख सकते हैं। जब भी आप गुब्बारे को फुलाते हैं, गुब्बारे में हवा को भरते हैं, तो क्या होता है बच्चों? गुब्बारे का आकार बढ़ जाता है। वो किसके कारण होता है? वायु के ही कारण होता है, क्योंकि वायु अपना स्थान लेती है। दूसरा है, वायु दाब नहीं डालती है। बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहाँ हम कह रहे हैं कि वायु दाब नहीं डालती है।
क्या आप इस वाक्य से सहमत हैं? जी नहीं बच्चों, ये वाक्य गलत है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वायु में अपना एक दाब होता है। इसको आप एक गतिविधि से स्वयं घर में करके देख सकते हैं। आप एक ग्लास भरा हुआ पानी लीजिए, ग्लास लीजिए और उसमें पानी को भरिए और उसको एक गत्ते की सहायता से उस पर दबाव डालिए। खूब अच्छे से उसको दबाइए और उसके बाद कुछ समय के बाद उसको आप पलट दीजिए। पानी के ग्लास को आप पलट दीजिए। हम देखेंगे कि जो पानी के ग्लास से पानी नीचे नहीं गिर रहा है। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि वायु जो होती है वो ग्लास के तल पे दबाव डालती है। वायु का दाब अधिक होने के कारण ग्लास से पानी नीचे नहीं गिरता है, यानी कि वायु में अपना एक दाब होता है। तीसरा है बच्चों, वायु में भार है। जी हाँ बच्चों, वायु का अपना एक भार भी होता है। आप इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं या आप एक गतिविधि को स्वयं घर में करके देख सकते हैं। आप एक डंडी लीजिए, उसके दोनों तरफ गुब्बारे को बांधिए। एक गुब्बारे में आप हवा मत भरिए और दूसरे को हवा से फुला करके भर दीजिए, मतलब उसके अंदर आप हवा भर दीजिए। आप देखेंगे कि जो डंडी है, जो टहनी हमने ली है, उसका झुकाव उस ओर हो जाता है जिधर के गुब्बारे में हमने हवा भरी है। तो यानी हमने देखा कि वायु में स्थान भी घेरती है, वायु में दाब भी है और वायु में भार भी है। इस तथ्य से भी हम सहमत हैं कि वायु में अपना एक भार भी होता है। बच्चों, जो हमारे चारों तरफ वायु उपस्थित है वो कई गैसों का मिश्रण है। ये भी सही है, क्योंकि आप जानते हैं कि वायु में ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, अन्य और भी कई गैसें होती हैं जिनके बारे में आज की कक्षा में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो यानी वायु कई गैसों का मिश्रण है। वायु का एक घटक नाइट्रोजन जलने में सहायक है। बच्चों, ये तथ्य गलत है, क्योंकि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है, जिसके बारे में हम वायु के ही इसी पाठ में जानेंगे। यानी वायु जो उपस्थित नाइट्रोजन होती है वो जलने में सहायक नहीं होती है। गीले कपड़े सुखाने में वायु सहायता करती है। ये तो बच्चों आप सभी ने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, धूप नहीं निकलती है, उसके बावजूद भी हमारे गीले कपड़े सूख जाते हैं। वो क्यों सूखते हैं? वायु के ही कारण। हमारे चारों ओर वायु उपस्थित है, वायु हमारे कपड़ों को भी सुखा देती है। तो यानी गीले कपड़े सूखने में वायु सहायता करती है। वायु में धूल के कण नहीं होते हैं। क्या आप इस तथ्य से सहमत हैं? जी हाँ बच्चों, मुझे मालूम है आपको इसका उत्तर पता है। आप इस तथ्य से सहमत नहीं हैं, क्योंकि आपने भी कई बार वायु में उपस्थित धूल के कणों को महसूस किया होगा। कई बार जब तेज हवा चलती है तो आपने अपनी आंखों में वायु में उपस्थित धूल के कणों को महसूस किया होगा। यानी वायु में धूल के कण उपस्थित होते हैं। वायु पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। अब वायु हमें पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, ये तो तथ्य बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बच्चों हमारे चारों ओर जो वायु उपस्थित है वो पृथ्वी की सतह के चारों ओर एक घेरा सा बना लेती है। ये जो घेरा है वायु का, ये वायुमंडल कहलाता है। ये हमारी पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक उपस्थित है। और ये जो वायु का जो घेरा है, यानी कि जो वायुमंडल हमारे चारों ओर है, ये हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें जैसे कि पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। बच्चों, यदि ये वायुमंडल हमारे चारों ओर ना हो तो सूर्य की गर्मी से दिन के समय में पृथ्वी बहुत गर्म हो जाए और रात के समय पृथ्वी बहुत ठंडी हो सकती है। तो जो ये वायु का घेरा है हमें एक सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करता है सूर्य की हानिकारक किरणों से, अर्थात वायु पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ये तथ्य बिल्कुल सही है। तो बच्चों, हमने क्या क्या जाना वायु के बारे में? हमने जाना कि वायु स्थान घेरती है, वायु का अपना एक दाब है, वायु में भार भी है और वायु हमें एक सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करता है वायुमंडल के रूप में। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं
कि वायु में कौन कौन सी गैसें और किस प्रतिशत में उपस्थित है। बच्चों, वायु जो हमारे चारों ओर हमारे जो दिखती है वो कई गैसों का मिश्रण है। उसमें सबसे ज्यादा जो भाग है यानी 78% वो होता है नाइट्रोजन का। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है वायु में। वो कितनी है बच्चों? 78%। दूसरा जो सबसे बड़ा भाग होता है वायु में वो होता है ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन पाई जाती है 21%। यानी कि जो पूरी वायु हमारे चारों ओर उपस्थित है उसमें 99% वो किन किन गैसों का है बच्चों? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। ये जो दो भाग हैं ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद बचा 1%। 1% भाग में अन्य कई गैसें होती हैं। कौन कौन सी गैसें होती हैं देखते हैं बच्चों। ऑर्गन जो होती है वो 0.93% पाई जाती हैं। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड, वो बच्चों होता है 0.036%। कितना होता है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत? 0.036%। ये है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत हमारे चारों ओर उपस्थित वायु में। फिर है बच्चों और भी कई गैसें होती हैं जो कि अक्रिय रूप में होती हैं। नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जीनॉन और हाइड्रोजन। ये सभी गैसें हमारे वायुमंडल की जो वायु है उसमें उपस्थित होते हैं। तो सबसे बड़ा भाग कौन सा है बच्चों? नाइट्रोजन का, जो कि 78% है। उसके बाद जो सबसे बड़ा भाग होता है वो होता है ऑक्सीजन का, और वो होता है 21%। इसके बाद शेष 1% में सारी गैसें पाई जाती हैं। तो ये तो बच्चों हमने जाना कि वायु में विभिन्न गैसों का प्रतिशत क्या है। अब देखते हैं कि वायु में इन गैसों के अलावा और क्या क्या चीज पाए जाते हैं। उससे पहले हम आपको लेके चलते हैं मोनू के घर पे। बच्चों, ये है मोनू। मोनू के घर एक दिन उनके अंकल आए। अब आपके घर पे भी जब कोई आता है तो आप क्या करते हैं? आप उनके लिए कुछ ठंडा या गर्म लेके जरूर से जाते हैं। तो मोनू के घर पे जब अंकल आए तो मोनू उनके लिए बिल्कुल ठंडा ठंडा शरबत लेके उनके समक्ष गया। अब उसने शरबत अंकल जी को दिया, बिल्कुल ठंडा शरबत। अंकल जी थोड़ा सा बातों में लगे रह गए तो शरबत थोड़ी देर तक मेज पर ही रखा रह गया। मोनू ने ध्यान दिया कि जो ग्लास का शरबत मेज पे रखा हुआ है उसकी बाहरी सतह पे कुछ पानी की बूंदें दिखाई देने लगी उसे। मोनू तो घबरा गया। मोनू को लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ग्लास थी वो टूट गई और जो शरबत था वो बाहर रिस करके आने लगा। परंतु जब उसने ग्लास को हाथ में उठाया और ध्यान से देखा तो उसने देखा कि ग्लास तो टूटा ही नहीं है। फिर ग्लास की बाहरी सतह पर ये पानी की बूंदें कहां से आई? आप भी विचार कीजिए बच्चों मोनू के साथ साथ कि ग्लास पर पानी की बूंदें कहां से आई। चलिए इसका उत्तर हम आपको देते हैं। बच्चों, आप तो ये जानते ही हैं कि जो पानी है वो तीनों अवस्था में पाया जाता है, अर्थात ठोस में भी पाया जाता है, द्रव में भी पाया जाता है और गैसीय अवस्था में पाया जाता है। पानी की ठोस अवस्था क्या है बच्चों? बर्फ। और जो पानी की गैसीय अवस्था है वो कौन सी है बच्चों? वाष्प। जब हम बर्फ को गर्म करते हैं तो वो पुनः पानी में परिवर्तित हो जाता है, और जब पानी को हम फिर से गर्म करते हैं तो वह वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ये तो हम सभी जानते हैं। इसी प्रकार से जब हम वाष्प को ठंडा करते हैं तो वह पुनः पानी में परिवर्तित हो जाता है, और जब पानी और ठंडा होता है तो वो क्या बन जाता है बच्चों? बर्फ बन जाता है। तो ये तो पानी की गुणवत्ता के बारे में हमने जाना। अब जो पानी जब गर्म होता है तो वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। हमारे चारों तरफ जहां पर भी पानी उपस्थित है, चाहे वो तालाब हो, नदी हो, समुद्र हो, इन सभी का पानी वाष्प बनता रहता है। किसके कारण? सूर्य की ऊष्मा के कारण। अब ये जो वाष्प होता है, जल वाष्प जो होता है, वो बच्चों कहाँ जाता है? वो वायु में मिल जाता है। तो यानी कि वायु में जल वाष्प उपस्थित होते हैं। वायु में हमने जाना कि गैसों के कई मिश्रण उपस्थित होते हैं,
और वायु में जलवाष्प भी उपस्थित होते हैं। इसका एक उदाहरण कि आप स्वयं भी करके देख सकते हैं घर में। आप किसी भी ग्लास में ठंडा पानी भरिए और उसे कुछ देर के लिए बाहर रख दीजिए। अब वायु में जो उपस्थित जलवाष्प है, जब वह इस ठंडे ग्लास के संपर्क में आता है, क्योंकि जब वह वायु ठंडे ग्लास की सतह के संपर्क में आएगा तो क्या होगा बच्चों, जो वायु होगी वो ठंडी हो जाएगी। और आप तो जानते ही हैं कि जो वाष्प है वो ठंडे होने पर किस में परिवर्तित हो जाता है, पुनः पानी में। तो वायु में उपस्थित जल वाष्प जब इस ठंडी सतह के संपर्क में आता है यहाँ पर, क्योंकि आप देख रहे हैं जब ग्लास में ठंडा पानी है तो क्या होगी, ये सतह भी क्या ठंडी होगी। और जब यह सतह ठंडी है तो इसके संपर्क में जो भी वायु आएगी वो भी क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। और वायु में उपस्थित जो जल वाष्प होंगे वो ठंडे होने के कारण पुनः पानी में परिवर्तित हो जाएंगे। और जो जल वाष्प होते हैं वो जब पुनः पानी में परिवर्तित होते हैं तो हमें बूंदों के रूप में दिखाई देते हैं। और इसी कारण हमें किसी भी ठंडी, चाहे वो ठंडी बोतल हो, ठंडी पानी का ग्लास हो, किसी भी ठंडे बर्तन में कोई भी ठंडा सामान रखा होता है, उसकी जो बाहरी सतह होती है उस पर हमें पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। अब इसको आप एक और उदाहरण से समझ सकते हैं। आप वर्षा ऋतु में कभी भी बाहर थोड़ा सा नमक रख करके देखिए, आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद उस नमक के चारों ओर पानी की बूंदों का एक घेरा सा दिखाई देता है। ये भी बच्चों किस कारण होता है, जल वाष्प के कारण। वायु में जो जल वाष्प उपस्थित है उसके कारण ही नमक के चारों ओर हमें एक पानी का घेरा सा दिखाई देता है। तो बच्चों अब तो आप जान गए होंगे कि ठंडी ग्लास की सतह पर पानी की बूंदें कहाँ से आती हैं। कहाँ से आती हैं बच्चों, वायु में उपस्थित जल वाष्प के कारण। अब वायु में जो उपस्थित जल वाष्प है क्या वो सभी जगह एक ही समान होता है? आइए देखें। स्थान एवं समय के साथ जल वाष्प की मात्रा में परिवर्तन होता रहता है। जी हाँ बच्चों, जो जल वाष्प वायु में उपस्थित है वो स्थान और समय दोनों के साथ परिवर्तित होता रहता है। अब वायु में जल वाष्प कहाँ पे ज्यादा होगा, जहां पर पानी ज्यादा होगा। यानी कि जो भी क्षेत्र समुद्री क्षेत्र होंगे या जिन क्षेत्रों के आसपास नदियां होंगी वहां पर जल वाष्प वायु में अधिक होगा, क्योंकि वहां पर वाष्पन ज्यादा होगा। उसी प्रकार से वर्षा ऋतु में भी वायु में जल वाष्प अधिक होगा। यानी कि इन दो क्षेत्रों में जहां पर भी पानी होगा वहां पर जल वाष्प अधिक होगा। इसके विपरीत जहां पर सूखा क्षेत्र होगा या मैदानी क्षेत्र हो या रेगिस्तानी क्षेत्र हो, जहां पर पानी की कमी होगी वहां पर जल वाष्प वायु में कम होगा। और अगर हम मौसम की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में वायु में जल वाष्प कम पाया जाएगा। अगर दिन के समय की बात करें हम तो दिन के समय में वायु में जल वाष्प कम पाया जाएगा तुलनात्मक सुबह और शाम के समय में, क्योंकि दिन के समय में क्या होगा बच्चों, जो गर्मी होगी वो ज्यादा होती है और सुबह और शाम के समय में कम होती है। तो इसी प्रकार से वायु में जल वाष्प की जो मात्रा होती है वो स्थान और समय के साथ साथ बदलती रहती है। तो हमने जाना बच्चों कि वायु में जल वाष्प उपस्थित है। क्या और भी कुछ है जो वायु में उपस्थित होता है? आइए समझते हैं। जी हाँ बच्चों, वायु में जल वाष्प के साथ साथ वायु में ठोस कण भी पाए जाते हैं। अब ये हमें कैसे मालूम चलेगा कि वायु में ठोस कण उपस्थित है? आपने दिन के समय में कभी अगर आप घर में शांति से बैठे हो, आपने किसी झरोखे से सूर्य के प्रकाश को आते देखा हो तो इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। जैसे कि चित्र में आप देख रहे हैं, दरवाजे के एक झरोखे से सूर्य का प्रकाश आ रहा है। तो सूर्य का प्रकाश जो आता है वो जमीन पे इस तरीके से रोशनी नुमा, देखिए गोल एक आपको रोशनी नुमा संरचना टाइप का कुछ दिखाई देता है। तो ये एक पूरी एक रेखा सी दिखाई देती है हमें रोशनी की। अब इस पूरी रेखा को, ये जो अलौकिक पथ आपको दिखाई दे रहा है रोशनी का, इसे अगर हम ध्यान से देखेंगे
तो इसमें इस तरीके से छोटे छोटे, ये देखिए छोटे छोटे बिल्कुल धूल के कण हमें दिखाई देते हैं। एक और तरीके से भी आप वायु में उपस्थित धूल के कणों को देख सकते हैं। आप अंधेरे कमरे में बैठिए इस तरीके से, जैसा कि चित्र में भी दिखाई दे रहा है। आप बिल्कुल अंधेरे कमरे में बैठिए और हाँ, ध्यान रहे कि जिस दरवाजे को आप खोल करके बाहर जाए, उसमें बाहर जाते समय आपको सूर्य का प्रकाश अंदर आना चाहिए। आप उस दरवाजे को खोल करके बाहर निकल जाइए और बाहर से खड़े होकर के सूर्य का प्रकाश को कमरे में अंदर आते हुए देखिए, तो भी आपको उस प्रकाश के साथ साथ जो वायु अंदर आ रही है, उस वायु में उपस्थित ये देखिए धूल के कणों को आप आसानी से देख पाएंगे। ये बहुत छोटे छोटे से होते हैं, लेकिन आप अपनी आंखों से इन्हें आसानी से देख सकते हैं। तो बच्चों, आज ही आप इसे घर में करके जरूर देखिएगा कि वायु में धूल के कण आपको दिखाई दे रहे हैं या नहीं। बच्चों, यहाँ स्क्रीन पे आपको कुछ प्रश्न दिखाए गए हैं। ये आपका गृह कार्य है। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। आप कैसे पता करेंगे कि वायु में जलवाष्प उपस्थित है? बच्चों, इसे आप स्वयं घर में एक उदाहरण के द्वारा, हमने आपको कक्षा में बताया था, आप करके देखिए कि वायु में जलवाष्प उपस्थित है या नहीं। मुझे पूरी उम्मीद है कि कक्षा में बताई गई बातों के आधार पर इन प्रश्नों को आप स्वयं हल करने में सक्षम होंगे। दूसरा प्रश्न है बच्चों, वायु में विभिन्न गैसों का प्रतिशत कितनी है? ये भी आपको मालूम है कि वायु में कौन कौन सी गैसें हैं और वो कितने प्रतिशत में उपस्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। धुएं से हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चों, ये तो हम जान गए हैं कि धुएं से हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है और उससे हमें क्या क्या बीमारियां होती हैं, आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य लिखिएगा। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। वायु हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोगी है? इस पर आप अपने मित्रों के साथ, अपने घर में बड़ों के साथ चर्चा कीजिएगा और जानिएगा कि वायु हमारे लिए इतनी आवश्यक क्यों है और इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो इसी के साथ बच्चों, आज की कक्षा हम समाप्त करते हैं और आज का हमारा सुविचार है, एवरी डे may नॉट बी गुड बट देयर इज समथिंग गुड इन एवरी डे। बच्चों, हर दिन अच्छा हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर दिन में कोई ना कोई अच्छी बात अवश्य हो सकती है। तो इसी के साथ बच्चों, धन्यवाद। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे नई नई बातों के साथ। नमस्कार।